नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो लास्ट क्लास में हमने टीचिंग फेजेस पढ़ा था, शिक्षण की क्या अवस्थाएँ होती हैं, उसमें कितने स्टेज उसके होते हैं, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज, उनके क्या-क्या फीचर्स थे। इन सारी चीज़ों को हमने टीचिंग फेजेस में पढ़ा था। तो उसी सीक्वेंस में कंटिन्यूअस करते हुए आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन के एक वर्ड यानी कम्युन्यूस से मिलके बना है, जिसका अर्थ निकल के आता है कॉमन या सामान्य। हिंदी में इसे हम संप्रेषण भी कहते हैं, संचार भी यूज किया जाता है, चाहे संचार कहो चाहे संप्रेषण कहो, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, जो कि मैंने बताया कि लैटिन के कम्युन्यूस शब्द से बना है, जिसका अर्थ निकल के आता है कॉमन या सामान्य। अब संप्रेषण की एक सामान्य परिभाषा अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो संप्रेषण कहता है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने हैं, वो या दूर भी है, खासकर आज मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इन केस अगर आमने सामने दो व्यक्ति आपस में कुछ बात आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति जिसको जो समझाना चाहे सामने वाला वही समझ जाए, तो हम कहते हैं कि वो उचित कम्युनिकेशन हुआ, यानी एक अच्छा संप्रेषण हुआ। लेकिन संप्रेषण तब भी होता है, अब सामने वाला नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, लेकिन आदान प्रदान दोनों तरफ से अभी भी हो रहा है, तो वो भी संप्रेषण में आएगा, लेकिन वो एक प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। लेकिन अगर सामान्य अर्थों में कहा जाए तो संप्रेषण वो होता है कि जहाँ एक प्राणी अपने विचारों, हाव भाव, अपनी चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति उनको उन्हीं रूपों में ले लेता है, तो वही चीज़ हमारा क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसी में मैंने एक परिभाषा लिख रखी है कि लीगन्स के अनुसार, लीगन्स कहता है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। उसने कहा कि यह एक क्या है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग, यानी एटलीस्ट दो लोग तो हर हाल में होंगे, और वैसे भी कम्युनिकेशन कभी वन वे नहीं हो सकता, वो हमेशा टू वे, यानी दो लोग तो होना चाहिए ना भाई। मैं अगर यहाँ से बोल रहा हूँ तो सामने आप लोग हैं ना देखने के लिए, और आप लोगों का कम्युनिकेशन कैसे होता है कि आपके कमेंट्स के, आपके रिव्यू के आधार पे होता है कि हाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पे यही चीज़ लीगन्स कह रहा है कि दो या दो से अधिक लोग, कि मतलब एटलीस्ट दो लोग तो होंगे, वो क्या करते हैं, अपने विचारों को यानी थॉट्स का, अपने भावों यानी इमोशंस का, तथ्यों यानी फैक्ट्स, और उसका प्रभाव यानी इफेक्ट आदि का इस प्रकार विनिमय का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना, यानी लेना देना, ठीक है, करते हैं कि सभी, कि मतलब चाहे वो दो लोग हों चाहे मास कम्युनिकेशन हो, कि लोग क्या होता है कि जो संदेश मिलता है उसको क्या हो जाता है, समझ जाते हैं, यानी वो अंडरस्टूड कर जाते हैं। तो लीगन्स क्या कह रहा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमयन करते हैं कि जिससे कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। तो एकदम मैंने जो चीज़ें बताई थी, अपने शब्दों में बताई थी, यहाँ पे डिफिनेशंस में वही चीज़ है कि कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि भाई हम कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं और आप वही चीज़ समझ जा रहे हैं, तो यही होता है कम्युनिकेशन या संप्रेषण। अब आ जाते हैं कि अगर एक कम्युनिकेशन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो मेजर क्वालिटीज़ है मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कि जैसे टू वे प्रोसेस होता है। ये चीज़ आपको लीगन्स की डिफिनेशन में भी मिला है कि कम्युनिकेशन हमेशा द्विमुखी प्रक्रिया होगी, कभी भी वन वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। असंभव है कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर लें। कुछ लोग कहेंगे कि सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप तब भी अपना फीडबैक देते हैं, खबर अच्छी है या बुरी, आप बोलते हैं, सामने वाले ने न्यूज़ दी, आपने उसे पढ़ा, रिस्पॉन्स दिया, वो अलग बात है कि वहाँ पे वो सुन नहीं रहा है, लेकिन आपने रिएक्ट किया, और आपका जो रिएक्ट करना था वो भी कम्युनिकेशन का ही प्रकार हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन हमेशा क्या होगा, टू वे प्रोसेस होगा, जिसको हम बोलते हैं द्विमुखी प्रक्रिया। कम्युनिकेशन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा। कम्युनिकेशन एक चीज़ जान लीजिए, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके आप हज़ारों एग्जाम्पल पढ़े हैं, चाहे आप रैलीज़ देख लीजिए, जब नेता लोग आते हैं तो बाकायदा अपना लेक्चर देते हैं कि भाई अपने आप को साबित करते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें की हैं। शिक्षक क्लास में जाता है तो वो अपना लेसन प्लान, अपनी पाठ्य सामग्री को लेके जाता है कि जो छात्रों को सिखाना चाहता है। अगर आप गप भी मारते हैं तो उस गप का भी एक उद्देश्य होता है कि हाँ यार हंसी तो आएगी, चार दोस्त बैठे हैं तो, या दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कभी भी कम्युनिकेशन
बिना उद्देश्य के नहीं हो सकते, यानी कम्युनिकेशन हमेशा क्या होगा, पर्पजिव होगा। कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है। भाई सामने वाला बैठा है वो लाख अच्छा हो, लेकिन अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन कहाँ से होगा, आपके संबंध हम स्थापित नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन जब आप कम्युनिकेट करते हैं तभी तो एक दूसरे को जान पाते हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन होगी। इसमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक ध्यान दो, ये हर जगह घूम के आता है। आप चाहे माइक्रो टीचिंग यूज करो, चाहे मापन मूल्यांकन में जाओ, साइकोलॉजी में भी यूज करोगे तो ये आपको फीडबैक वर्ड मिलेगा। फीडबैक को हम लोग प्रतिपुष्टि के रूप में यूज करते हैं, हिंदी में बोला जाता है। प्रतिपुष्टि का मतलब है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी, जैसे मैंने अभी न्यूज़ रिपोर्टर वाला एग्जांपल दिया था कि आपने न्यूज़ पढ़ी, आपने उसका कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो ये आपका फीडबैक था। ऐसे समझ लो फीडबैक, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, खाने पीने जाते हो, तो कई होटल क्या करते हैं कि अपना वो फॉर्म लेके आते हैं कि सर हमें अपना वो दे दीजिए, फीडबैक दे दीजिए कि 5 स्टार में से कितने स्टार आप देना चाहें। तो फीडबैक भी होता है। बिना फीडबैक के कह सकते हो कि एक प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये भी एक विशेषता है। दूसरी चीज है कि हमेशा ये इसकी नेचर जो होता है कम्युनिकेशन का, वो गत्यात्मक होगा, स्थिर नहीं हो सकता। ये हमेशा डायनेमिक्स होगा, इसमें गतिशीलता ही पाई जाएगी। कैसे समझो, मैंने तुम्हें कोई चीज बताई, तुमने किसी और को बताई, मैंने एक को ही बताई, लेकिन वो फैलते फैलते ज्यादा तक चली गई। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लो, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, अश्वत्थामा मारा गया। एक झूठी न्यूज थी, लेकिन क्या हुआ था, उसका एक पर्पज था। पर्पज के द्वारा कि भाई द्रोणाचार्य जी को उनका धनुष छुड़वाना था उनके हाथ से, क्योंकि जब तक उनके हाथ में उनका धनुष रहता तो उनको हराना नियरली इम्पॉसिबल था। या तो रूल तोड़ने पड़ते, भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करना पड़ता। तो पांडवों ने कहा कि एक काम करते हैं, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार के न्यूज फैला देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लोगों ने बोलना शुरू किया और लास्ट में वो न्यूज पहुंच गई कहां तक, द्रोणाचार्य तक, और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दे दिए कि भाई मेरा बेटा ही मर गया तो हम क्या करेंगे। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, डायनेमिक्स होगी हमेशा। दूसरी चीज, इससे टीचर स्टूडेंट दोनों पक्षों का विकास होता है। टीचर का भी डेवलप होता है और स्टूडेंट का भी होता है। जैसे मैं क्लास में गया और पढ़ाया, अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं बच्चों से इस इंटरेक्ट कर पाऊंगा, तो बच्चे मुझसे क्वेश्चनायर करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, अपनी जिज्ञासाएं शांत करेंगे। लेकिन मेरा तरीका नहीं समझ में आया, उनको अच्छे से नहीं हुआ, मैं खुद अच्छे से वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो बच्चे मुझसे भी सवाल नहीं करेंगे। और जब सामने से सवाल आते हैं तब क्या होता है, दोनों पक्षों का विकास होता है। यानी हमेशा ध्यान देना, ये फिर से घूम फिर के आ जा रहा है यहीं पे इंटरेक्शन पे। अगर इंटरेक्शन सही से नहीं हुआ तो दोनों पक्षों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन की ये मेजर क्वालिटीज हैं, इनको ध्यान दो। ये टू वे प्रोसेस है, पर्पजिव होता है, इंटरेक्शन होगा, फीडबैक होगा, डायनेमिक्स होगी, और दोनों पक्षों का विकास होगा। इसके अलावा भी और हैं, तो किसी और क्लास में उसको बताएंगे। अब इसके बाद एक चीज आती है कि प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं। कुछ सिद्धांत हैं कि अगर एक हम कहें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात किया जाए कि किस तरीके से हम इस एक कम्युनिकेशन, अपनी संचार कौशल, अपनी संचार स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छी है कि स्पष्टता हो, यानी क्लियरिटी हो, कि आप जो चीजें समझा रहे हो वो क्लियर हो, उसमें कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। यानी सबसे चीज आप रखें, क्लियरिटी रखें। समन्वयता हो, यानी जो आप सूचना दे रहे हो वो सूचना एक दूसरे से जुड़ी हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने बात की मोदी पे, खत्म कर दिया इमरान खान पे, इसका कोई मतलब नहीं है। जहां से मैंने जो चीज शुरू की वहीं पे खत्म हो, यानी वो एक दूसरे से जुड़ी हो। विशिष्टता ना हो, विशिष्टता ना हो का मतलब है कि हम ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करेंगे कि जो सामने वाले को समझ में ना ही आए। अब जैसे अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लाख स्टूडेंट आके मेरे सामने मुझसे कुछ कम्युनिकेशन करने लगे, एक तो कहा इसके ऊपर धारा 302 लगा दो, एक कह रहा है इसके ऊपर धारा 400 कुछ लगा दो। अब जो चीज मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में बात करेंगे या मुझसे कहेंगे तो क्या मुझे समझ में आएगी। तो इसलिए कि विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग ना किया जाए, यानी कम, जैसे क्यों, क्योंकि भाई स्पष्टता होनी चाहिए कि अगर आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जब वो समझ में नहीं आएगा तो वो प्रभावी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। एक फिर पॉइंट है कि इसमें क्या हो, सीक्वेंस में हो, चीजें सीरियल में हो, क्रमबद्धता हो, कि अगर मैंने लेसन 1 से शुरू किया तो मैं लेसन 5 के बीच में जो लेसन आएंगे 2, 3, 4 उनको भी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने लेसन 1 शुरू किया और अरे यार हटाओ चलो लेसन 5 पे पहुंच गया, वो नहीं करूंगा। संक्षिप्तता हो, यानी शॉर्टनेस हो, मैं अपनी बात कम शब्दों में पूरी करूंगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हिंदी में कहावत है कि गागर में सागर भरना,
यानी अपने कम शब्दों का यूज करके एक अच्छी चीज सामने प्रस्तुत करना। दूसरी चीज कि टीचिंग एड्स का मैं यूज करूंगा, यानी जो श्रव्य दृश्य साधन है, टीचिंग एड्स हैं, उनका मैं यूटिलाइज करूंगा किस चीज को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ध्यान देना कि आपके स्पष्टता हो, क्लियरिटी हो, समन्वयता हो, कोऑर्डिनेशन हो, विशिष्टता ना हो, क्रमबद्धता हो, संक्षिप्तता हो, और आप टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हो। इन सब के अलावा भी कुछ चीजें हैं कि जैसे आप द्विअर्थी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, कि ऐसी शब्दावलियों का वहां पे यूज नहीं करेंगे कि जिसके दो अर्थ निकलते हो। जैसे एक वह शब्द है कनक, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है सोना, गोल्ड, और एक होता है धतूरा। तो अब क्या है कि कोई पढ़ा रहा है, उसने कहा कि कनक जंगल में पाया जाता है। कोई टीचर पढ़ा रहा, उसने कह दिया कनक जंगल पा रहा, लेकिन उसने इस वर्ड को स्पेसिफाई नहीं किया कि सोना के रूप में या धतूरा के रूप में। बच्चा सोचा यार जंगल में तो सोना पाया जाता है, चले खोज के आते हैं, लेकिन वहां जाता है तो उसे सोना कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज को डिफाइन करना चाहिए। तो इसीलिए है कि द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स पढ़ेंगे। इसके दो मॉडल हैं कम्युनिकेशन के, और दोनों मॉडल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक के मीडियम्स में। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े लोग इसको और ज़्यादा करें, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या हो सकें, जुड़ सकें।